Hello everyone, welcome back. In this video we'll start with a new chapter, inventories. ठीक है, इन्वेंट्रीज होता क्या है पहले आपको वो समझना होगा. इन्वेंट्रीज हमारा रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स या कुछ एक्स्ट्रा स्टोर्स एंड स्पेयर्स इन द सेंस कि नट बोल्ट, छोटा मोटा ऐसे आइटम्स वो या कोई पैकिंग मटेरियल्स, वो सारे चीज़ जो हमें हेल्प कर रहे हैं हमारे बिजनेस को करने में. मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो आपको ये सारे रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, ये सारी चीज़ें होंगे. लेकिन अगर आपका ट्रेडिंग कंसर्न है, ट्रेडिंग कंसर्न मतलब कि आपसे सामान खरीद रहे हो और बेच रहे हो, तो उस केस में आपके गुड्स जो हैं वो जिसमें जो आप खरीद रहे हो, जिससे आप बेच रहे हो, वो हो जाएंगे आपकी इन्वेंट्री. ठीक है, अब हमें यहाँ पर करना क्या होगा. बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन आएगा उस पर हमें इन्वेंट्री वैल्यू करना होगा. गेस एक सेकेंड. हमें इन्वेंट्री वैल्यू करना होगा. अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन ज़रूरी क्यों है? आपको आपके बुक्स में दिखाना है कि आपका स्टॉक कितना है, आपने कितना का सामान बेचा, उसका क्या प्राइस था, आपको कितना का प्रॉफिट हुआ. बेसिकली वो सब चीज़ें के लिए हमें ये इन्वेंट्री का कैलकुलेशन समझना ज़रूरी है. अब इसमें सबसे पहले एक टॉपिक आता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन. ठीक है, उसके पहले भी आता है एक टॉपिक इन्वेंट्री वैल्यूएशन. इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या कहता है कि आपको क्यों इन्वेंट्री वैल्यू करना ज़रूरी है. तो सबसे पहले रीज़न ये है कि आप इन्वेंट्री वैल्यू करोगे तो आपको स्टॉक मालूम चलेगा कि आपका क्या प्राइस में आपने स्टॉक खरीदा, क्या प्राइस में आपने स्टॉक बेचा, आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी, आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी थी. और ये सबसे आपको क्या मालूम चलता है? आपको मालूम चलता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्यों काम आता है? आपको मालूम है कि आपने सेल्स कितने की है. ठीक है, सेल्स में आप ये जो COGS है, COGS इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अगर आप ये माइनस करते हो तो आपको डायरेक्ट आपका प्रॉफिट मिल जाता है. ठीक है, तो यहाँ में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की ज़रूरत होती है. अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप नोटिस करोगे कि आपको ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू चाहिए, आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू चाहिए. तो ये रीजंस की वजह से हमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन करना ज़रूरी है. ठीक है, अब सेकंड क्या बोलते हैं. अब यहाँ पे सबसे पहले कुछ क्या कह रहा है कि अगर आपको इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड है, अंडर स्टेटेड है, तो आपका जो प्रॉफिट्स है वो भी ज़्यादा या कम होगा. अगर मतलब जैसे कि अगर आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड है तो आपका इनकम भी ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा शो करेगा. एक्चुअल में तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन बुक्स के हिसाब से आपका इनकम वो गलत पोर्ट्रे करेगा और वो ज़्यादा होकर दिखेगा. अगर आपको ओपनिंग इन्वेंट्री ज़्यादा है तो आपका प्रॉफिट कम दिखेगा. अगर आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री कम है तो आपका प्रॉफिट कम दिखेगा. आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा है, ओपनिंग इन्वेंट्री कम है तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा. ये अभी आपको बहुत ज़्यादा समझ नहीं आएगा. हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे ना, उस टाइम पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ पाएगा कि क्यों, क्या, कब ज़्यादा हो रहा है, कब कम हो रहा है. क्योंकि वहाँ पे हम पूरे प्रॉपर फॉर्मेट देखेंगे जिसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेज, सारी चीज़ें आएंगी. तो वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट क्या कहते हैं कि आपको फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए कि आपके पास कितने एसेट्स हैं आज के डेट में बिजनेस में, वो जानने के लिए या ये पता करने के लिए कि कौन से इन्वेंट्रीज कैसे है, कौन सा स्लो मूविंग है, कौन सा फास्ट मूविंग है, वो सब चीज़ जानने के लिए भी काम आता है. ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है लिक्विडिटी एनालिसिस. लिक्विडिटी एनालिसिस क्या होता है? हम काफ़ी सारे रेशियोज निकालते हैं बिजनेसेस में ताकि ये पता चल सके कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, बिजनेस सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो सारी चीज़ें. उन्हीं से एक रेशियो आता है लिक्विडिटी एनालिसिस, जो बताता है कि मेरे पास कितने लिक्विड एसेट्स है. लिक्विड एसेट्स मतलब कि कितने वो एसेट्स जिन्हें हम जल्द से जल्द बेच के कैश हाथ में ला सके. ठीक है, वो लिक्विडिटी रेशियो निकालने के लिए भी हमें इन्वेंट्री की ज़रूरत पड़ती है. क्यों? क्योंकि मतलब इन्वेंट्री को यूज़ किया जाता है जैसे कि आपका फॉर्मूला क्या होता है. एक होता है आपका करंट रेशियो. करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज. इस करंट एसेट्स में आपका वो इन्वेंट्री रहता है. तो इन्वेंट्री का वैल्यू पता होगा तब ना आप उस फॉर्मूला में यूज़ कर पाओगे, उसलिए. ठीक है, अब उसके बाद फिर नेक्स्ट कहता है स्टैट्यूटरी कंप्लायंस. लॉज के हिसाब से भी आपको, मतलब रूल्स क्या कहता है कि आपको इन्वेंट्री का वैल्यू करना सही तरीके से ज़रूरी है ताकि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होए, आप अपना बुक सही से एज पर द रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर सको, प्रिपेयर कर सको और लोगों को दे सको. लोगों को देना क्यों है? क्योंकि कंपनीज एक्ट बोलता है कि आपका जो भी PNL, आपका जो भी बैलेंस शीट है, वो आपको लोगों के साथ शेयर करना है. वो बताते हैं ना, वहाँ पे अपना फाइनेंशियल्स इशू करते हैं कंपनी, तो उसमें भी वो इन्वेंट्री का वैल्यू मेंशन करते हैं कि मेरे पास इतना का स्टॉक है. तो वो उतना का स्टॉक कैसे निकाल रहे हैं, कुछ तो होगा ना रूल्स. तो वो रूल्स की वजह से भी हमें इन्वेंट्री वैल्यू करना ज़रूरी है. ठीक है, अब क्या क्या तरीका है मेरा इन्वेंट्री वैल्यू करने का. सबसे पहला एक मेजर प्रिंसिपल क्या कहता है कि इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू.
एक कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव अकाउंटिंग या प्रूडेंस बोल सकते हैं हम लोग। उसमें क्या कहता है कि आपका जितना भी एक्सपेंसेस या लॉसेस जो भी आपको मालूम है फ्यूचर में होना ही है, उसे आप आज ही रिकॉर्ड कर लो। ठीक, अब यहाँ पे क्या कहता है कि इन्वेंट्री को हमें कम में वैल्यू करना है, कॉस्ट हो या एनआरवी, दोनों में से जो भी कम है वो। अब अगर मैं आपको कहती हूँ कि आपके बुक्स में इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है वो है 100 रुपये और नेट रियलाइजेबल वैल्यू इसके सिर्फ 40 रुपये। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होता है, आप पहले वो समझो। नेट रियलाइजेबल वैल्यू होता है कि आप मार्केट में उसे बेचोगे तो कितने पैसे आपके पास आएंगे। ठीक है, तो अब अगर आपको उस असेट को बेच के सिर्फ 40 रुपये ही आने हैं तो आपको तो मालूम है कि आपका साफ साफ 60 रुपये का लॉस ही दिख रहा है ना। तो उसीलिए क्या कहते हैं कि आज के डेट में बेटर इसकी मैं इन्वेंट्री को सिर्फ 40 पे ही रिकॉर्ड करूँ। भले ही मैंने 100 पे खरीदा हो, भले ही मेरे बुक्स में पहले इन्वेंट्री 100 की दिख रही थी, लेकिन आज मैं उसे रिड्यूस करके 60 कम कर दूंगी और मैं उसे 40 पे ले आऊँगी, ऐसा। ठीक है, अब ये और एक हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेसिकली आपका इंटर पे आएगा, सीए इंटर पे आप पढ़ोगे। वो रूल्स बताते हैं काफ़ी सारे अकाउंटिंग के। ठीक है, उनमें से एक अकाउंट AS2 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। वो क्या कहता है कि इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लो। और दूसरा चीज़ क्या बोलता है कि इन्वेंट्री वैल्यू करने के लिए आपको उसके कॉस्ट में क्या क्या चीज़ होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ परचेज, मतलब इन्वेंट्री वैल्यू करना मतलब क्या होता है कि आपकी इन्वेंट्री की क्या वैल्यू है, उसमें आप क्या क्या चीज़ देखोगे। आपको जितने में आपने खरीदा वो आप देखोगे। अगर आपको कुछ मॉडिफाई करना था, उसको फिनिश्ड कुछ कन्वर्ट करना था, तो उस पर जो कन्वर्शन के खर्चे लगे वो देखोगे। और तीसरा चीज़ इन्वेंट्री को लेके आने का जो खर्चा है टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, वो सारे खर्चे को आप इंक्लूड करोगे। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे, जैसे कि क्या, अब नॉर्मल वेस्ट अगर कुछ हो रहा है हमारा, वो सब हम इंक्लूड नहीं करेंगे। दूसरा स्टोरेज कॉस्ट, अनलेस वो ज़रूरी है प्रोडक्शन के लिए, ताकि वो आगे प्रोडक्शन पे लेके जाया जा सके। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं वाइन की बात करूँ तो वाइन के केस में आपको काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना पड़ता है। जो भी उसका रॉ मटेरियल है, फ्रूट्स हो, ग्रेप्स हो, मतलब जो भी, उसे आपको स्टोर करके रखना होता है काफ़ी टाइम तक। तो उस केस में आपको जब स्टोर करना है तो आपको जगह चाहिएगी तो आप उसे रेंट पे लोगे, उसका आपको रेंट पेमेंट करना पड़ेगा। अब वो आपका हो गया स्टोरेज कॉस्ट। ठीक है, अब हमारे वाइन वाले एग्जाम्पल में वो स्टोरेज कॉस्ट ज़रूरी है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस प्रायर टू फर्दर प्रोडक्शन स्टेज, मतलब कि आगे उसको फर्दर प्रोड्यूस करने के पहले वो खर्चा करना नेसेसरी है, तो उसे आप ऐड करो। लेकिन अगर कोई ऐसा आपको रखने का सिर्फ खर्चा लग रहा है, उसको आगे फर्दर प्रोसेस करने के लिए वो ज़रूरी नहीं है स्टोर करना, उसका खर्चा आप इंक्लूड मत करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, अगर आपको कुछ भी लग रहा है तो वो सब आप इंक्लूड मत करो। कोई आपका सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है तो वो सब आप मत लो। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या बोलते हैं कि अब ये तो हमारा हो गया कॉस्ट ऑफ कॉस्ट। हमने क्या देखा फॉर्मूला, जो हमने रूल्स देखा वैल्यूएशन का, वो क्या कहता है, कॉस्ट और एनआरवी। अब कॉस्ट में हमें क्या क्या इंक्लूड करना है, आपने क्या क्या देखा अभी, कॉस्ट ऑफ परचेजेस, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अदर कॉस्ट जो भी लग रहे हैं वो डायरेक्टली उसको कंडीशन में लाने के लिए, ताकि वो बेच सके हम लोग उसको। ठीक है, सेकंड क्या कहते हैं क्या क्या चीज़ हमें इंक्लूड नहीं करना है। सबसे पहला आता है एबनॉर्मल खर्चा, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा जो डायरेक्टली उसी के लिए है, इन्वेंट्री के रिलेशन में कुछ भी ना हो। तीसरा स्टोरेज कॉस्ट, अनलेस वो आगे प्रोड्यूस करने के लिए कॉस्ट लगे हो। ठीक है, चौथा सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉस्ट निकालना। अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू होता है आपका एस्टिमेटेड जितना पैसा आपको मिलेगा उस इन्वेंट्री को बेच के। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको उस इन्वेंट्री को बेच के 100 रुपये आएगा, ठीक है, और आपको वो इन्वेंट्री को बेचने में 10 रुपये का खर्चा लगेगा। हो सकता है ना कि हाँ आपने बोला है ट्रांसपोर्टेशन कराओगे, या फिर वो इन्वेंट्री का एडवर्टाइजमेंट कराया, या कुछ पैकिंग करना पड़ा, कुछ भी खर्चा उसको बेचने के लिए, तो आपका नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना होगा, सिर्फ 90 रुपये। 90 क्यों, आपने जितना पैसा मिला लेस कॉस्ट ऑफ सेलिंग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। ठीक है, तो ये इससे आ जाएगा मेरा एनआरवी। ठीक, आपको ये कुछ वैल्यूएशन समझ आएगा कि किस तरीके से हम वैल्यू करेंगे एनआरवी, कॉस्ट विच एवर इज लोअर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कहता है कि इन्वेंट्री रिकॉर्ड करने का क्या क्या तरीका है। अब देखो, इन्वेंट्री रिकॉर्ड करने का बेसिकली 2 तरीका है, एक कहता है पीरियोडिक और दूसरा कहता है परपेचुअल। पीरियोडिक में क्या कहते हैं, पीरियोडिक
में हम एक्चुअल इन्वेंट्री काउंट करते हैं, एक्चुअल फिजिकल काउंट और मेजर और वेट जो भी हम एक्चुअल में जा जाके देखेंगे हमारे पास कितना इन्वेंट्री कितना है, उसके हिसाब से फिर हम वैल्यू निकालेंगे। अब हमें चाहिए क्या, बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए क्या क्या चाहिए होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस और क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री हमें मालूम होता है क्यों, पिछले साल का जो क्लोजिंग होगा वही इस साल को ओपनिंग हो जाता है, इस वजह से। परचेजेस आपके पास, अब देखो आप जब सामान खरीदोगे तो आपके पास बिल्स आएंगे, वो बिल्स के बेसिस पर बता सकते हो कि आपने कितना क्या क्या सामान खरीदा, कितना वैल्यू का खरीदा। अब जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होता है ना, बेसिकली हमें इन्वेंट्री चैप्टर में क्लोजिंग इन्वेंट्री ही निकालना होता है ज़्यादा करके। ठीक है, तो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होता है, अगर हम पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसको प्रॉपरली फिजिकली एक काउंट करना पड़ेगा इस केस में, पीरियोडिक इन्वेंट्री के केस में। ठीक है, मतलब कि हम साल में एक बार जितने भी, मतलब साल में एक बार हो या क्वार्टरली हो या हाफ ईयरली हो, कैसे भी हम इन्वेंट्री अपना काउंट करते हैं प्रॉपरली कि क्या कितना इन्वेंट्री है। दूसरा, उसके बेसिस पे फिर हम वैल्यू करेंगे कि अच्छा ये इन्वेंट्री है इतना का है, ये इन्वेंट्री है इतना का है। इस तरीके से हम पीरियोडिक इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या होता है कि इन्वेंट्री कंट्रोल आप पूरे साल तो नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब आप खुद सोचो, अगर आज के डेट में आपका बुक्स क्लोज होता है 31 मार्च को, ठीक है, मैं आपसे 1 फरवरी को पूछूँ कि आपके पास कितना इन्वेंट्री है, बताना थोड़ा डिफिकल्ट है ना। अब आपको 1 फरवरी को पूरा स्टॉक काउंट करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा डिफिकल्टी है, लेकिन ठीक है। सेकंड क्या होता है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। इस पर क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री तो हमें मालूम चल जाता है पिछले साल के क्लोजिंग इन्वेंट्री से। सेकंड क्या होता है, परचेजेस आपको मालूम है कि आपने कितना खरीदा कितना नहीं। इसमें से हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द इन्वेंट्री। मतलब बेसिकली कि हम क्या कर रहे हैं इसमें, कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखो परपेचुअल में होता क्या, बेसिकली आप समझो वो सिस्टम है जहाँ पे हम इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं, कितना आया प्लस किए, जितना बेचा माइनस किए, जितना आया प्लस किए, जितना बेचा माइनस किए, एक करके, वैसा समझा। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ओपनिंग में 100 इन्वेंट्री था, आपने 10 खरीदा तो आप 10 ऐड करो, आपने 2 बेचा आप 2 माइनस करो। फिर हो सकता है आपने 8 और खरीदा होगा तो आप 8 और ऐड करो। फिर हो सकता है आपने 4 बेचा तो आप 4 माइनस करो। अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है, तो आप क्या बताओगे, 100 में 10 ऐड किया, 2 माइनस किया 108, फिर 8 ऐड किया 116, फिर 4 माइनस किया 112। तो मेरा ये हो जाएगा इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री 112। इस तरीके से जो हम निकालते हैं इसको बोलते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ये समझ है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस दिया हुआ है क्या। पहला क्या कहते हैं, पीरियोडिक में फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, परपेचुअल में बुक्स के हिसाब से ही हम लोग वैल्यू करते हैं। सेकेंड, पीरियोडिक में हमें इन्वेंट्री के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकल जाता है एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर ही, लेकिन पता चलेगा। परपेचुअल में क्या होता है कि हम कभी भी निकाल सकते हैं। क्यों, अब देखो पीरियोडिक में क्यों बोलते हैं एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि मुझे एक स्पेसिफिक दिन जब मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री फिजिकली वेरीफाई करूंगी, उसके बाद मुझे मालूम चलेगा अच्छा इतना क्लोजिंग इन्वेंट्री है, तब जाके मुझे सारी रिपोर्ट्स मिलेंगे। लेकिन परपेचुअल में क्या होता है कि मैं सब तो अपने बुक्स के हिसाब से रिकॉर्ड कर रही हूँ, मतलब मेरे सब चीज़ मेरे ऑन रिकॉर्ड्स है, तो मुझे जब निकालना हो तब मैं निकाल सकती हूँ, वो थोड़ा ईजअप हो जाता है। ठीक है, अब थर्ड क्या कहता है कि ये इन्वेंट्री डिटरमाइन करता है क्लोजिंग, और फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फिगर कैलकुलेट करके निकालता है। परपेचुअल में क्या कहता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वैल्यू डायरेक्टली निकाल देता है और फिर इन्वेंट्री को बैलेंसिंग फिगर करके निकालता है। मतलब आप समझो, देखो इसमें क्या होगा कि आप पहले क्लोजिंग स्टॉक निकालोगे और फिर आप COGS का फॉर्मूला लगाओगे, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम होता है, तो आप कैसे निकालते हो, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कर देते हो, तो इससे आपका ये बैलेंसिंग फिगर में क्लोजिंग स्टॉक आता है परपेचुअल के केस में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि पीरियोडिक में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में लॉसेस इंक्लूड होते हैं ऑफ द गुड्स, एज हम लोग ये मानते हैं कि वो गुड्स तो बेचे ही नहीं है मैंने, लेकिन इस केस में जो क्या बोलते हैं आपको, परपेचुअल के केस में हम लोग का जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसमें जो लॉस है वो इंक्लूडेड रहता है, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं, अच्छा सॉरी मैंने उल्टा बोला, पॉइंट नंबर 4 फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। पीरियोडिक के केस में क्या होता है, आपका निकलेगा क्या, बैलेंसिंग फिगर से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, परपेचुअल में क्या निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर से क्लोजिंग स्टॉक।
ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि पीरियोडिक के केस में जो आपका लॉस है वो इसमें इंक्लूडेड है, और हम लोग अब जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इंक्लूडेड है तो मैं ये मान रही हूँ कि दे आर अज्यूम टू बी सोल्ड, ठीक है। अब अगर मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात करूँ तो उसमें क्या कहता है कि इट इंक्लूड्स लॉस ऑफ गुड्स इसमें क्लोजिंग स्टॉक में, और हम ये मानते हैं कि जो ये लॉस है ये नहीं बिके। दोनों में डिफरेंस समझ आए? ये आपका पॉइंट नंबर 4 से ही रिलेटेड है। आपका COGS निकलता है रेसिडुअल, इस केस में आपका इसमें निकलता है क्लोजिंग स्टॉक, तो वही पॉइंट नीचे नीचे यहाँ पे लिखे है, और फिर बताया कि अच्छा किस में लॉस इंक्लूडेड है किस पे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि पीरियोडिक के केस में इन्वेंट्री कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन परपीचुअल के केस में आप इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। पीरियोडिक के केस में आपको सिर्फ एक ही बार वैल्यू करना है तो थोड़ा सिंपल हो जाता है, पर परपीचुअल आपका थोड़ा कॉस्टलियर मेथड है। क्यों? क्योंकि आपको एवरी डे ऑन रिकॉर्ड अपडेट करना होगा कि अच्छा आज इतना इन्वेंट्री आया, आज इतना इन्वेंट्री गया, वैसे, ठीक है। फिर क्या कहते हैं कि पीरियोडिक सिस्टम जो है वो जब हम लोग यूज़ करेंगे तब हमें अपना बिजनेस एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बंद करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आज मेरा स्टॉक ऑडिट होना है, मुझे देखना है कि मेरे पास क्या स्टॉक्स है क्या नहीं, तो मुझे आज की डेट में बिजनेस बंद करना पड़ेगा, तब जाके मैं टोटल फिजिकली वेरीफाई कर पाऊँगी। लेकिन इन्वेंट्री अगर मुझे इस केस में निकालना है, क्या कहते हैं उसको, परपीचुअल, तो उस केस में मेरा बिजनेस ऑपरेशन अफेक्ट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझे जैसे जब मैंने तब मैं निकाल सकती हूँ, मेरे पास सारा चीज़ रिकॉर्ड पे अपडेटेड है, इस वजह से। समझ आया? ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद हमारा आता है कि किस तरीके से हम कॉस्ट निकालेंगे इन्वेंट्री का, तो वो हम एक काम करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्योंकि उसके साथ साथ ही हमारा क्वेश्चन भी होता जाएगा, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।